अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जनरेटिव एआई के बारे में जानेंगे कि जनरेटिव एआई क्या है और जनरेटिव एआई जो कॉमनली आजकल किस तरह से किस फॉर्म में हमें नज़र आती है और इसके जो कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, टोकनाइजेशन क्या है, लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है और लैंग्वेज मॉडल जो करंटली एग्जिस्ट करते हैं वो हम किस तरह से कॉमनली जिनके नाम हम सुनते रहते हैं, वो कौन-कौन से लैंग्वेज मॉडल हैं और किस तरह से वो जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से देखेंगे कि मल्टी मॉडल सिस्टम क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं और लैंग्वेज मॉडल में प्रोप्राइटरी लैंग्वेज मॉडल क्या है और ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा मुख्तसर जायज़ा लेंगे इन चीज़ों का, ताकि जब हम प्रैक्टिकली जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस करें एज़्योर के अंदर, तो हमें इन चीज़ों का पता हो। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए है जो कॉन्सेप्ट हमें प्रैक्टिकली आगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद देंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जनरेटिव एआई के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री क्या है। जनरेटिव एआई तक हम कैसे पहुँचे, यानी कैसे ये इवॉल्व हुई। 1950s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में उस पे काम शुरू हो चुका था और कुछ चीज़ें डेवलप हो गई थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले अगर हम समझें, जो ऑलरेडी हम बेसिकली इसको समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसकी जो डेफिनेशन है उसको रिव्यू करें ताकि हम पूरा चेन ऑफ थॉट या पूरा सीक्वेंस जो है वो समझ आए। तो फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट सीक्स टू क्रिएट इंटेलिजेंट सिस्टम एप्लीकेशंस दैट कैन रेप्लिकेट और एक्सीड ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी ऐसी एप्लीकेशंस का बनाना या सिस्टम का बनाना जो कि इंसानी ज़हानत के बराबर हो या उससे एक्सीड कर जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये 1950 में तकरीबन इस पे काम शुरू हो चुका था। उसके बाद 90s में मशीन लर्निंग पे तकरीबन काम हुआ और मशीन लर्निंग जो है उसके मॉडल्स जो बनना शुरू हो गए। और मशीन लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ एआई दैट इनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्जिस्टिंग डाटा एंड इम्प्रूव अपॉन दैट डाटा टू मेक डिसीजंस और प्रेडिक्शंस। यानी कि जो हिस्टोरिक डाटा होता है या एग्जिस्टिंग डाटा होता है, कि अगर इस तरह हो तो ऐसा हो, या फॉर एग्जांपल कि इस ये अगर दिन हो और ये टेम्परेचर हो तो इतने चाय के कप बिकेंगे या बिके थे, या अगर ये दिन था तो इतनी बाइक्स रेंट पे गई थी, या अगर किसी भी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल होगा तो वो डायबिटिक है या नहीं है, तो ये जो उसका एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसकी बुनियाद पे जो प्रेडिक्शन है वो मशीन लर्निंग है। और 1990s में मशीन लर्निंग जो है उस पे वो बेसिकली उस पे काम होना शुरू हो गया था। उसके बाद 2010s के, यानी कि 2010, 11, 12 की जो साल थे, उनमें डीप लर्निंग जो थी उस पे काम हुआ और वो एक मशीन लर्निंग की फॉर्म है। A machine learning technique in which layers of neural networks are used to process data and make decisions. फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करके, जो कि आपने डीप लर्निंग के लेक्चर में समझा होगा डेफिनेटली, कि न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से प्रेडिक्शंस और डिसीजन जो हैं वो किए जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो रिसेंटली तकरीबन 2 ढाई साल पहले जो चीज़ आई है वो जनरेटिव एआई है। और जनरेटिव एआई क्या करती है कि वो न्यू टेक्स्ट, विजुअल और ऑडिटरी, यानी कि जो ऑडियो कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करती है, जो कि प्रॉम्प्ट की बेस पे, यानी कि अगर आप उसको इनपुट दें या प्रॉम्प्ट दें तो उसकी बेस पे आपको ये सारा कुछ जनरेट कर देती है, जिसकी मिसाल आप लोग देखते हैं चैट जीपीटी या जेमिनी या क्लॉड, ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे जो हैं वो बेसिकली जनरेटिव एआई के टूल्स हैं। अच्छा, जनरेटिव एआई है क्या? Generative AI is a type of artificial intelligence that produces new content like text, images, audio, and videos based on prompt or input. बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल है सब लोगों को इस बात का पता है चैट जीपीटी यूज़ करने की वजह से, कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसकी बेस पे आपको टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो, वीडियो मिल जाती है, वो जनरेटिव एआई है। अच्छा, इसकी जो कुछ कॉमन टाइप्स जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं, उनमें अगर देखें तो टेक्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, क्लॉड है, जेमिनी है और चैट जीपीटी है। ये वो टूल्स हैं जो कि टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो चैट जीपीटी को शायद जानते हैं, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, क्लॉड है, जेमिनी है, ये भी इक्वली जो है फंक्शनल और बेहतरीन टूल हैं।
जो कि जनरेटिव एआई के टूल हैं बेसिकली, और टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। इमेज जनरेशन के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनमें गूगल इमेजिन है और डैली है, मिड जर्नी है। तो ये वो टूल्स हैं जो कि डैली जो है वो चैट जीपीटी की बैक पे यूज़ होता था, और गूगल इमेजिन जो है वो जेमिनी की बैक बैक पे इमेज जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वीडियो जनरेशन के लिए जो रिसेंटली गूगल ने वीओ 3 और फ्लो के जो टूल निकाले हैं, वो उन्होंने काफ़ी जो है बाकी टूल्स को पीछे छोड़ दिया है वीडियो जनरेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल सोरा और रनवे एमएल जो था वो पहले ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब वीओ और फ्लो की वजह से, क्योंकि उसमें ऑडियो भी उन्होंने जनरेट करना साथ शुरू कर दिया और बहुत ही रियल वीडियो के का सिनेरियो पेश करती है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा सुपरसीड कर रही है इस वक़्त। कोड जनरेशन के अंदर क्लॉड जो है वो उनका ख़्याल है कि क्लॉड 4 में अब पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जो कोड जनरेशन टूल है वो क्लॉड है उनके ख़्याल में। लेकिन गिटहब कोपायलट भी यूज़ होता है और ओपनएआई का कोडेक्स भी है, और रेपलेट, जो कि आप लोग जानते हैं कि रेपलेट और इस तरह के जो कोड जनरेशन टूल्स हैं, जो कि बेसिकली पीछे जिनके लैंग्वेज मॉडल चल रहे होते हैं, तो ये कोड जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है टोकनाइज़ेशन का। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन आर स्ट्रिंग्स विद अ नोन मीनिंग यूजुअली रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड। टोकनाइजेशन इज टर्निंग वर्ड्स इनटू टोकन्स। टोकनाइजेशन बेसिकली एक वर्ड को टोकन कहते हैं, यानी एक जो लफ्ज़ होता है उसको टोकन कहते हैं, जो इंग्लिश का एक वर्ड है। लेकिन उसको नंबर असाइन कर दिए जाते हैं ताकि लैंग्वेज मॉडल के लिए आसानी हो उनको, और उनके रेलेवेंट जो वर्ड होते हैं, उनके इर्द-गिर्द जो वर्ड फॉर्म होते हैं, उनको ढूँढना और उसके बाद टेक्स्ट जनरेट करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत हेल्प करती है टेक्स्ट जनरेशन के अंदर कि कौन से मिलते-जुलते जो वर्ड हैं, उनके उनके नंबर्स क्या हैं, और उनको नंबर इसी तरह से असाइन होते हैं ताकि उनके क्लोज़ जो नंबर हैं, जिनके मीनिंग तकरीबन क्लोज़ होते हैं या जिनका इस्तेमाल एक दूसरे के साथ मिल के होता है, उनको किस तरह से नंबर असाइन कर दिए जाएँ। तो इसका तरीकाकार ये है, अगर आप देखें तो ये मैंने स्टेप वाइज़ लिखा हुआ है कि स्टेप 1 क्या होता है कि आपके पास पूरा एक फ़िक्रा होता है, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। दूसरे स्टेप, और जैसे ये स्टेप वाइज़ मैंने नीचे इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब भी किया है कि स्टार्ट विद द टेक्स्ट यू वांट टू टोकनाइज़, पहली लाइन जो है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? स्प्लिट द वर्ड्स इन द टेक्स्ट बेस्ड ऑन अ रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्लिट द वर्ड वेयर देयर इज़ अ स्पेस, कि जहाँ-जहाँ आपको स्पेस है, वहाँ पे वर्ड को अलग-अलग कर दो। यानी कि जो जहाँ-जहाँ जिनके दरमियान ज़ाहिर है फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, इनके दरमियान स्पेस है, तो ये अलग-अलग हो गया। इसका मतलब है ये हर वर्ड जो है वो अलग हो गया, हर लफ्ज़ अलग हो गया। अच्छा, अब उसने कहा कि तीसरा वो स्टॉप वर्ड रिमूवल। स्टॉप वर्ड क्या होते हैं? और, इन, द, ये वो वर्ड होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। ये सिर्फ़ फ़िक्रे को समझने के लिए और अल्फ़ाज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। और इसके बाद जो कुछ रह जाता है, जो कि आम तौर पे यूजुअली नाउन्स होते हैं आम तौर पे, जो जो बाद में जो कुछ रह जाता है, असाइन अ नंबर टू ईच यूनिक टोकन। तो उनको एक टोकन जो है, एक नंबर जो है ना, वो असाइन कर दिया जाता है और ये टोकन बन जाते हैं। और आपने ये सुना होगा कि बाज़ औक़ात एप्लीकेशंस के अंदर कि इतने टोकन अलाउड हैं, या अगर आप एक चैट जीपीटी के अंदर देते हैं तो वो कितने मैक्सिमम टोकन आप दे सकते हैं और कितना रिस्पॉन्स आपको कितने टोकन्स वापस आएगा, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये आपको चार्ज भी टोकन की बुनियाद पे करती हैं। इनका जो अब इन्होंने जो मीटर रख लिया है वो टोकन है। जब भी इन्होंने सब्सक्रिप्शन चार्ज करनी होती है, वो टोकन के हिसाब से चार्ज करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि मॉडल पैरामीटर्स क्या होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स दैट आर इंटरनल टू अ मॉडल एंड व्होज़ वैल्यूज़ आर लर्न्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा। यानी ये ऐसे वेरिएबल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल होते हैं, जो कि ट्रेनिंग डाटा से लर्न किए जाते हैं। जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो उसमें जो चीज़ें लर्न होती हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा करें, क्या कम करें, वो बेसिकली मॉडल पैरामीटर होते हैं। These parameters are the values the model adjusts during training to make decision, यानी मेक प्रेडिक्शन, यानी प्रेडिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इन पैरामीटर्स को एडजस्ट किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है डाटा के अंदर। थिंक ऑफ देम एज द इंटरनल नॉब्स दैट द मॉडल ट्यून्स टू फिट द डाटा। ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे इंटरनल नॉब्स होती हैं, आपने देखा होगा कुछ ऑडियो मशीन जो होती हैं, एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर नॉब्स होती हैं जो कि बेस को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होती हैं। ये इस तरह से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये नॉब्स होती हैं जो कि मॉडल की प्रेडिक्शंस को ज़्यादा कम करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इनको पैरामीटर्स कहते हैं। हाइपर पैरामीटर क्या है? हाइपर पैरामीटर्स
दैट आर सेट बिफोर द ट्रेनिंग प्रोसेस बिगिंस, यानी कि ये नॉब्स नहीं होती, ये ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होने से पहले सेट कर दिए जाते हैं। एंड इन्फ्लुएंस द मॉडल्स लर्निंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, और ये भी बेसिकली मॉडल की जो लर्निंग होती है ना, उस पे इफेक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, जीपीटी क्या है? आपने बहुत सुना होगा जीपीटी। ये होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये लैंग्वेज मॉडल की एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक टाइप है। जीपीटी इज अ टाइप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट यूजेस डीप लर्निंग टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ये ऐसे लैंग्वेज मॉडल होते हैं जो कि इंसानों की तरह, जैसे इंसान कंटेंट क्रिएट करता है या लिखता है, पोएम लिखता है या कोई आर्टिकल लिखता है या लेटर लिखता है, ये उस तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, और ये इनको जीपीटी कहा जाता है, जनरेटिव प्री ट्रेन। और कुछ जो कॉमन जीपीटीज हैं, वो जीपीटी 4 आपने सुना होगा, चैट जीपीटी के पीछे जो लैंग्वेज मॉडल रन करता है। इसी तरह क्लाउड सोनेट 4 है जो रिसेंटली आया है, और क्लाउड ओपस 4 है। ये बेसिकली कोड जनरेशन मॉडल हैं। ये क्लाउड के रिसेंटली लेटेस्ट कोड जनरेशन मॉडल हैं, और इनके पीछे भी बेसिकली जीपीटी होता है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे लैंग्वेज मॉडल हमने बड़ा सुना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये है क्या? A large language model is a type of artificial intelligence program that can recognize and generate text among other tasks। यानी कि ये बाकी कामों के अलावा ये टेक्स्ट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये टेक्स्ट को रिकग्नाइज करते हैं। रिकग्नाइज करने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर आपने एक पूरा रिसर्च पेपर दे दिया उसको कि यार इसको ठीक कर दो, या आपने कोई पूरा एक 2-3 पेजेस का कंटेंट दे दिया और आपने कहा इसको समराइज कर दो, तो वो उसको रिकग्नाइज करता है, पहले देखता है कि इसके अंदर है क्या, फिर उसको समराइज करता है। वो पहले उसको समझेगा, फिर उसको समराइज करेगा, तो उसको रिकग्नाइज करेगा, फिर जनरेट करेगा टेक्स्ट। LLMs आर ट्रेन्ड ऑन ह्यूज सेट्स ऑफ डाटा। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये बहुत बड़ा डाटा पे ट्रेन होते हैं, हेंस द नेम लार्ज, इसीलिए इसको लार्ज कहा जाता है। LLMs आर ट्रेन्ड ऑन डाटा दैट हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स वर्थ ऑफ टेक्स्ट। यानी आप ये देखें कि ये इंटरनेट से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जो ट्विटर था, या आप जिसको एक्स कहते हैं, उससे उसका डाटा जो था वो यूज़ हुआ था लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, और ये डाटा जो है वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स होती है। यानी एक आप देखें कि 1 गीगाबाइट में कितना डाटा होता है, लेकिन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ गीगाबाइट जो थी, वो डाटा यूज़ किया गया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जो अब आप जिनको यूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी है या क्लाउड है या इस तरह के जेमिनी के जो मॉडल हैं। द पब्लिकली अवेलेबल एलएलएम चैट जीपीटी फॉर इंस्टेंस कैन जनरेट एसेज, पोएम्स एंड अदर टेक्सचुअल फॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू यूजर इनपुट। जो यानी आप जानते हैं चैट जीपीटी जो है ये पब्लिकली अवेलेबल लैंग्वेज मॉडल है। ये है तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी इसको जो रैप कर दिया गया है वेब एप्लीकेशंस के साथ, तो वेब एप्लीकेशन को आप चैट जीपीटी कहते हैं, लेकिन पीछे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सम एलएलएम्स कैन हेल्प प्रोग्रामर्स राइट कोड। कॉमन कोड जनरेटर्स इंक्लूड क्लाउड 4 बाय एंथ्रोपिक, जीपीटी 4 बाय ओपनएआई एंड गिटहब कोपायलट। तो कुछ जो लैंग्वेज मॉडल हैं जो स्पेसिफिकली काम ही कोड जनरेशन का करते हैं, तो अब अगर आप देखें तो जैसे आप चैट जीपीटी से भी कोड जनरेट करवा सकते हैं, जेमिनी से भी कोड जनरेट करवा सकते हैं, डीप सीक से भी कोड जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो हैं ही स्पेसिफिकली कोड के लिए, जैसे जो ओपस है या सोनेट 4 है, क्लाउड 4 ने जो है वो रखे ही मेनली जो कोडिंग के लिए हैं। अच्छा, अब इनके कुछ थोड़े से टेक्निकल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझ लें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम that applies neural network techniques with lots of parameters to process and understand human language or text using self-supervised learning techniques। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ये बेसिकली जो है वो एल्गोरिदम ही होते हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू बहुत सारे पैरामीटर को इस्तेमाल करके इंसानी जुबान को समझ लेते हैं या जनरेट कर लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ये होते हुए एल्गोरिदम है, और ये न्यूरल नेटवर्क टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके और प्रोसेस करके इंसानी ज़ुबान को समझने का और नई क्रिएट करने का एक फंक्शन रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। LLMs are trained on data that has been gathered from internet, thousands of millions of। अच्छा, ये दोबारा वही बात होगी कि ये बेसिकली बहुत सारे डाटा के ऊपर ट्रेन होते हैं। LLMs are behind all AI chatbots, AI content generators, and most other AI powered features like summarize search answers।
जो आप चैटबॉट्स देख रहे हैं, जो एआई के चैटबॉट्स हैं या जो कंटेंट जनरेटर जितने भी हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उनके पीछे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है मल्टी मॉडल मॉडल्स। ये आप आने वाले दिनों में बहुत सुनेंगे क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज़ में मल्टी मॉडल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये क्या है? एआई सिस्टम दैट कैन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। अब आपने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी है, उसमें आप टेक्स्ट या जेमिनी में भी टेक्स्ट, इमेज और ये चीज़ें जो हैं, ऑडियो वगैरह, ये बहुत जो है ये बेहतर तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि इन्होंने पीछे जो मल्टीपल मॉडल थे, अब उनको कंबाइन कर दिया है। पहले ये होता था कि सिर्फ़ टेक्स्ट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला वर्ज़न आया था, वो सिर्फ़ टेक्स्ट जनरेट करता था। जो पहले वर्ज़न आए थे लैंग्वेज मॉडल के, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ख़ास तौर पे, वो सिर्फ़ टेक्स्ट जनरेट करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर इमेज भी शामिल कर दिया। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता इनके अंदर ऑडियो और वीडियो भी शामिल हो रही है। तो ये तीनों जो किस्म के जो कंटेंट हैं, ये जब कंबाइनली प्रोसेस होते हैं, तो जो रिज़ल्ट निकलता है, ये इसको मल्टी मॉडल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब जो बेस्ट जो लैंग्वेज मॉडल जो आप लोगों ने सुने होंगे जो या शायद ना सुने हों, तो अगर ना भी सुने हो तो अब यहाँ आप देख सकते हैं। अब इनको थोड़ा-सा आप रिसर्च कीजिएगा गूगल में जाके कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में पढ़ें, इनका इस्तेमाल क्या है। मैं क्योंकि अगर इन सबकी डिटेल में जाऊँगा तो हमारा लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन मकसद यहाँ पे ये है कि आपको बताना कि कॉमनली जो यूज़ होते हैं लैंग्वेज मॉडल वो कौन-कौन से हैं। मिसाल के तौर पे जीपीटी-4 है, इसका डेवलपर कौन है, कंपनी क्या है, वो ओपन एआई है। मल्टी मॉडल है या नहीं है? यस, ये मल्टी मॉडल है, यानी इसके अंदर टेक्स्ट और इमेजेस और ऑडियो, वीडियो सब कुछ जनरेट हो सकता है। रीज़निंग मॉडल है या नहीं? रीज़निंग मॉडल क्या होता है कि रीज़निंग मॉडल वो होता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह चेन ऑफ थॉट्स के साथ जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन हो उसकी बेस पे वो नतीजा अखज़ करे। यानी वो पैटर्न्स के ऊपर ट्रेन नहीं होता, वो पैटर्न्स के ऊपर नतीजा अखज़ नहीं करता। जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाती है, वो उसकी बेस पे नतीजा निकालता है और वो चेन ऑफ थॉट्स को यूज़ करता है, बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करता है और इंसानों की तरह वो थोड़ा-सा टाइम लेके चीज़ों को असेस करता है और फिर अपना रिज़ल्ट देता है, उसको रीज़निंग मॉडल कहते हैं। तो जो जीपीटी-4 है वो रीज़निंग मॉडल नहीं है, वो मल्टी मॉडल सिस्टम है और इसकी एक्सेस जो है वो चैटबॉट्स के लिए है और एपीआईज़ के लिए है। इसी तरह जो ओ3 है, वो भी ओपनएआई का ही है। वो मल्टी मॉडल नहीं है लेकिन वो रीज़निंग मॉडल है। तो ओ3 और ओ1 जो है वो इन्होंने रीज़निंग मॉडल के तौर पे दिए थे। और ये अगर आपको थोड़ा-सा फर्दर मैं बताऊँ तो जो एजीआई है, यानी कि आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस, उसके लिए ये मॉडल यूज़ होने लगे हैं। और इसके आगे जो जेमिनी है वो गूगल का है, वो मल्टी मॉडल सिस्टम है लेकिन वो रीज़निंग मॉडल उनका नहीं है। इसी तरह गैमा है, वो भी ना मल्टी मॉडल है, ना वो रीज़निंग है और वो ओपन मॉडल है, बेसिकली वो यूज़ किया जा सकता है ओपनली। इसी तरह लामा है जो कि मेटा का है और वो मल्टी मॉडल सिस्टम है और रीज़निंग मॉडल नहीं है। चैटबॉट्स के लिए है और ओपन सिस्टम है। इसी तरह आर1 है, वो डीपसीक का है, जो कि मल्टी मॉडल नहीं है लेकिन रीज़निंग मॉडल है, यानी कि वो एजीआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस के लिए, और वो चैटबॉट, एपीआई और अदरवाइज़ वो ओपन है। वी3 डीपसीक का है और ये ना तो मल्टी मॉडल है और ना वो रीज़निंग मॉडल है और ये भी चैटबॉट, एपीआई और ओपन है। बेसिकली ये पहले था और उसके बाद आर1 उन्होंने बाद में निकाला है। क्लॉड जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एंथ्रोपिक का और ये मल्टी मॉडल सिस्टम भी है और ये रीजनिंग भी है। अगर आप देखें तो ये सब के अंदर जो मॉडल मल्टी मॉडल भी है और रीजनिंग भी है, वो क्लॉड ही है और वो क्लॉड जो है वो एंथ्रोपिक कंपनी का है और ये चैटबॉट और एपीआई दोनों के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं वो प्रोप्राइटरी भी होते हैं और ओपन सोर्स भी होते हैं। आप ये लफ्ज़ बार-बार सुनेंगे, तो हम देखते हैं कि प्रोप्राइटरी का क्या मतलब है। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, जैसे जीपीटी-4 है या क्लाउड 4 है। और क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि सोर्स कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है या ट्रेनिंग स्ट्रेटजी होती है या जो भी टेक्निकल डिटेल होती हैं, वो सीक्रेट रखी जाती हैं। वो ये कंपनियाँ बताती नहीं हैं किसी को। एंड दे कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू चैटबॉट्स और एप्लीकेशंस। जैसे कि आपको पता है कि जीपीटी-4 जो है वो सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है उसकी इंटरनल ट्रेनिंग का जो पैटर्न है, क्या यूज़ किया, क्या डाटा सेट यूज़ किया, क्या तरीका का, वो कोड बिल्कुल ओपन नहीं है।
और लेकिन ये कि ये एपीआई के थ्रू जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। यू कैन जस्ट रन GPT-4 ऑन योर ओन, यू कैन नॉट जस्ट रन GPT-4 ऑन योर ओन सर्वर। आप इसको अपने सर्वर पे रन नहीं कर सकते क्योंकि ये ओपन नहीं है, ये प्रोप्राइटरी है। अच्छा, ओपन सोर्स क्या होते हैं? ओपन सोर्स मॉडल्स आर फ्रीली अवेलेबल। ये अवेलेबल होते हैं, इनके साथ आप तजर्बे कर सकते हैं। जैसे लामा 3 है मेटा का, गैमा 2 है जेमिनी का और डीपसीक है R1। तो आप इनको, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। डेवलपर्स कैन बिल्ड देयर ओन चैटबॉट्स एंड एप्स ऑन टॉप ऑफ देम। You can run them on your own devices and even retrain them with your own data to create your own model। यानी कि आप इनको यूज़ करके अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, अपना मॉडल कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन्हीं की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल जो हैं, इनका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। असाइनमेंट जो आपने काफ़ी सारी टर्म्स आपने इसमें सीखी हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ये जो मैंने लिखा है सिर्फ एलएलएम्स और मल्टी मॉडल सिस्टम, आप इनके अलावा टोकनाइजेशन को भी देखें, पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को भी देखें कि क्या होते हैं, और कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ एंगल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये आपको बहुत काम आएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में और एआई की ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर, स्पेशली जनरेटिव एआई के अंदर। ये तो आज के लेक्चर में आपने जनरेटिव एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जाने। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि जनरेटिव एआई को समझने के लिए ज़रूरी हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स का आपको पता हो, ताकि जब आप जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस डेवलप करें, तो आप चाहे अज़ूर के अंदर करें या गूगल क्लाउड के अंदर करें, ये ही वो चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे, यही वो कॉन्सेप्ट हैं जो पीछे चल रहे होते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स का अगर आपको पता होगा तो आपके लिए एप्लीकेशन डेवलप करना आसान होगा, चाहे आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एप्लीकेशन को डेवलप करें। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के दौरान जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ आई होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर ज़रूर थोड़ी-सी रिसर्च करें। जैसे असाइनमेंट के अंदर बताया गया है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने तौर पे मुख्तलिफ सोर्सेज़ से समझने की कोशिश करें, ताकि आपको मुख्तलिफ एंगल से इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आए, थोड़ी-सी डिटेल में जाएँ। और उम्मीद है कि ये आपके लिए आगे अगले लेक्चर में फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।